ध्रुव ने अपनी मंगेतर लारा की आंखों में आंखें डालकर भारी और कड़े शब्दों में कहा, ठीक है, मंजूर है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। उसने 3 साल बाद होने वाले मुकाबले की शर्त के लिए लारा को हामी भर दी। ध्रुव के इतना कहते ही लारा ने एक आखिरी बार उसे घूर कर देखा और फिर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ शौर्य महल से बाहर जाने लगी। लारा भी हॉल के बड़े से दरवाजे तक पहुंची ही थी कि उसके कानों में एक लड़की की चेतावनी देती हुई आवाज पड़ी, रुक जाओ लारा। जैसे ही लारा ने मुड़कर देखा तो उसे गुलाबी रंग के गाउन में इरा दिखाई दी। इरा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और किसी भी तरह से वो लारा से कम सुंदर नहीं थी। एक जालीदार खिड़की के पास में खड़ी इरा के चारों तरफ से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे इरा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कोई स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो। इरा ने लारा को देखते हुए कहा, मैं जानती हूं कि आज तुमने जो कुछ भी किया है तुम्हें उस पर कोई पछतावा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अब तो तुम्हें ध्रुव का सामना करना ही होगा। और हां, एक बात और, कभी ये मत सोचना कि तुम अंबर दल की लीडर बन गई तो हम लोग डर जाएंगे, क्योंकि शौर्य दल में तुमसे ताकतवर लोग भी मौजूद हैं। इरा की इस धमकी को लारा ने बड़े ध्यान से सुना, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। दूसरी तरफ सभी के जाने के बाद ध्रुव ने अपने पिता अरेंद्र से पूरे भरोसे के साथ कहा, बाबा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से ठीक 3 साल बाद लारा जयान और उसके पूरे खानदान को अपने किए पर पछतावा होगा। अब मैं जयान परिवार के सामने ही लारा को मुकाबले में हराऊंगा। अरेंद्र अपने बेटे ध्रुव को बेबाकी के साथ बात करते देख खुश हो रहे थे, क्योंकि पिछले 3 सालों से वो ज्यादातर चुपचाप ही रहता था। मगर आज उसकी मंगेतर ने यहां आकर जो कुछ भी किया, उससे उसके अंदर का वही ध्रुव जाग गया जो 3 सालों से सोया हुआ था। लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं फेरा जा सकता था, और इस वक्त सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि ध्रुव अपनी शक्तियों के 3रे सितारे पर ही था, जबकि लारा की शक्तियां 9वें सितारे तक पहुंच चुकी थी। इधर शौर्य महल से बाहर निकलकर ध्रुव अभी भी लारा के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से लारा ने बातों बातों में उसकी बेइज्जती की थी और कैसे उसने ध्रुव के पिता पर रिश्ते को तोड़ने के लिए दबाव बनाया था। इन बातों के बारे में सोचते हुए ध्रुव तेजी से अपनी मां की ग्रेवयार्ड की तरफ जाने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहा था। ध्रुव को इस तरह से गहरी सोच में आगे बढ़ता देखकर उसकी दोस्त इरा भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ गई, ताकि वो उसका हौसला बढ़ा सके। लेकिन ध्रुव ने इरा को अपना पीछा करते हुए देखकर कहा, मैं ये चाहता हूं कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अपने सबसे अच्छे दोस्त से इतना सुनने के बाद इरा ने ध्रुव को कुछ देर के लिए अकेले ही रहने दिया। कुछ ही देर में ध्रुव शक्ति स्तंभ को देखते हुए अपनी मां के समाधि स्थल पर पहुंच गया। वो अपनी मां की समाधि पर गिरे पेड़ के पत्तों और धूल को साफ करने लगा। उसके बाद अपनी मां को याद करते हुए ध्रुव बातें करने लगा। मां, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मेरी शक्तियां आखिर क्यों नहीं बढ़ रही हैं? इस तरह तो मैं 3 साल के बाद भी लारा से मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर भी लिया तो उसे हराऊंगा कैसे? आखिर कैसे? इतना कहते हुए हताश होकर ध्रुव ने अपना सर मां की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। मां, अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मेसोडोरिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। अपनी मां से बातें करते करते ध्रुव का गला सूख चुका था। उसने अपने आप को संभाला और कहा, अब तो मां, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं आपकी दुनिया में आऊंगा तो आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा तो कोई काम किया ही नहीं जिससे मैं आपका नाम रोशन कर सकूं। क्यों क्यों मां, आखिर मेरी शक्तियां क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा,
अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियां वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त उसकी मां की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, ध्रुव, ऐसा लगता है कि तुम किसी मुसीबत में हो और तुम्हें थोड़ी मदद की जरूरत है। इस बार इस आवाज को सुनकर ध्रुव अपनी जगह पर खड़ा हो गया और समाधि के चारों तरफ घूम कर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। तभी एक बार फिर से उसके कानों में वो आवाज सुनाई पड़ी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूं। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बनी एक अंगूठी की तरफ देखा। यह अंगूठी ध्रुव को उसकी मां का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने अपने उल्टे हाथ से सीधे हाथ को संभालने की कोशिश की, जिसमें उसने अंगूठी पहनी हुई थी, लेकिन तभी उसे अचानक एक जोर का झटका लगा, जिससे वो जमीन पर जा गिरा। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साय के रूप में बाहर निकला। फिर उस साय ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता, तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा, कौन हो तुम? और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूं यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हां, मैं तुम्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए वो साया हंसने लगा और फिर उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। मुझे अभी नहीं पता कि वो क्या बात है, लेकिन हां, वो बात कुछ अलग ही है। उस साय से इतनी बातें सुनने के बाद ध्रुव ने गुस्सा करते हुए कहा, तो तुम पिछले 3 सालों से मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो। कहीं तुम्हारी वजह से ही तो मेरी शक्तियां कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जब से तुम मेरी अंगूठी में छिपकर बैठे हो, तब से मेरी शक्तियां बढ़ नहीं रही हैं। ध्रुव की इस बात पर वो साया और ज्यादा हंसने लगा। उसे इस तरह से हंसता देखकर ध्रुव ने अपने गुस्से को बरकरार रखते हुए कहा, इसका मतलब मैं सही समझ रहा हूं, तुम्हारी वजह से ही पिछले 3 सालों तक मुझे मेसोडोरिया शहर के लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अभी भी वो साया हंस ही रहा था, जिस पर अब ध्रुव को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा और उसके मासूम से दिखने वाले चेहरे पर अब खतरनाक हाव भाव दिखाई देने लगे। वो इस वक्त इतने गुस्से में था कि उसने अपनी मां की दी हुई आखिरी निशानी की भी परवाह नहीं की। ध्रुव ने गुस्से में अपनी अंगूठी को निकाला और उसे दूर चट्टान की ओर फेंक दिया। ध्रुव को इतना परेशान होता देखकर उस साय ने कहा, सुनो ध्रुव, जो होना था वो हो चुका। अब इस तरह से तुम्हारे गुस्सा करने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हां, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। यह बात ध्रुव को कुछ समझ नहीं आई। उसने उस साय से पूछा, आखिर तुम क्या चाहते हो? ध्रुव के सवाल का जवाब देने के लिए वो साया फिर से उसके सामने एक जगह पर हवा में रुक गया और कहने लगा, ये हुई ना बात। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे फिर से अपनी अंगूठी में रहने की जगह दो, बदले में मैं तुम्हें। वो साया इसके आगे कुछ कहता, उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करने वाला। मैं अब भूल कर भी उस अंगूठी को दोबारा नहीं पहनूंगा। तब उस साय ने अपने हाथ में उस अंगूठी को दिखाकर ध्रुव को समझाते हुए कहा,
क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुंचे? क्या तुम नहीं चाहते कि एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? उस साई की इस तरह की बातों ने ध्रुव की धड़कनों को तेज कर दिया, और अब ध्रुव ना चाहते हुए भी उस साई की बातों को सुनना चाहता था। तभी उस साई ने आगे कहा, चलो ध्रुव, मैं मानता हूं कि अंगूठी नहीं पहनने से भी तुम अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने लगोगे, लेकिन तुम भी इस बात को अच्छे से समझते हो कि अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव से ये बात करते हुए अब वो साया फिर से उसके चारों तरफ घूम रहा था। उसने ध्रुव से आगे कहा, ध्रुव, तुम 15 साल के हो चुके हो, मतलब कि तुम्हारे पास अब से सिर्फ 1 साल का समय है, और 1 साल में तुम्हारी शक्ति 7वें सितारे तक नहीं पहुंची तो नियम के मुताबिक तुम्हें शौर्य दल और मेसोडोरिया शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ध्रुव उस साई की बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? मुझे ये कैसे पता, इसके बारे में सोचना छोड़ो और जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दो। अब फिर से ध्रुव उस साई की बातों को ध्यान से सुनने लगा। उसने अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, और सबसे बड़ी बात, 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का भी तो सामना करना है। लारा का नाम सुनते ही ध्रुव ने गुस्से में कहा, उसका तो नाम भी मेरे सामने मत लेना। ध्रुव को इस तरह से गुस्सा होते देखकर उस साई ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम्हारे इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब तुम्हें अपने सच को स्वीकार कर लेना चाहिए, और तुम्हारा सच यही है कि 3 साल बाद तुम्हें अपनी मंगेतर लारा का सामना करना होगा। इस बार ध्रुव ने आगे जाकर उस साई से पूछा, तो क्या करूं मैं? तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं कह रहा हूं। तुम इस अंगूठी को फिर से पहनकर मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो, फिर देखो किस तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा कि तुम अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का सामना हिम्मत से कर पाओगे। और हां, डरो मत, इस बार मैं तुम्हारी शक्तियों को नहीं लूंगा। ये बात तुम्हें बाद में समझ आ जाएगी कि अब तक ऐसा क्यों किया मैंने। धीरे धीरे तुम्हें इसका कारण समझ आ जाएगा, लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। ध्रुव को अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस हासिल करने का इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब ध्रुव ने सपाट लहजे में कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। ध्रुव के इतना कहते ही वो सफेद रंग का साया हंसते हुए उसके पास से बहुत तेजी से निकला। वो उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूमने लगा, जिससे ध्रुव का संतुलन बिगड़ गया और वो एक बार फिर से जमीन पर जा गिरा। तब ध्रुव ने कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जमीन से उठने के बाद ध्रुव ने उससे एक सवाल किया, वैसे तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम विदुर है, लेकिन तुम मुझे सिर्फ गुरुदेव या फिर आचार्य कहना। ठीक है आचार्य विदुर, तो आप मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू करेंगे? विदुर ने कहा, बहुत ही जल्द। तभी अचानक ध्रुव ने विदुर से पूछा, आचार्य, क्या आपको करिश्माई शरबत के बारे में कुछ पता है? विदुर ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मेरे हिसाब से वो दुनिया का सबसे वाहियात किस्म का शरबत है। मैं तुम्हारे लिए एक खास चीज बनाऊंगा, अमृत धारा। उससे तुम्हें बहुत मदद मिलने वाली है। ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कहा? अमृत धारा? ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं? ध्रुव के सवालों से परेशान होकर विदुर ने कहा, तुम सवाल बहुत पूछते हो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ जड़ी बूटियां लिख कर दे रहा हूं, इसका इंतजाम करो। जब अमृत धारा बन जाए तो तुम खुद ही देख लेना कि वो क्या चीज है। फिर तुम खुद ही बताना मुझे कि अमृत धारा बेहतर है या तुम्हारा वो करिश्माई शरबत। इतना कहते हुए विदुर ने ध्रुव के हाथों में जड़ी बूटियों के नाम लिखकर एक कागज थमा दिया। उस कागज को पढ़कर ध्रुव के होश उड़ गए। उसने हैरानी के साथ कहा, आचार्य, ये तो बहुत महंगी हैं। इन्हें खरीदने के लिए तो कम से कम 800 सोने के सिक्कों की जरूरत होगी, और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। ध्रुव की इस बात पर विदुर ने सपाट लहजे में कहा, यह तुम्हारी परेशानी है,
कि तुम इतने सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे करोगे। अभी तो मैंने तुमसे सबसे कम कीमत वाली चीजें लाने को कहा है और तुम अभी से मुझे अपनी परेशानियां बताने लगे। 800 सोने के सिक्कों का इंतजाम कैसे होगा ये तुम जानो। जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मेरे अमृत धारा की मार्कस में क्या कीमत है तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे हाथ कौन सा खजाना लगा है। ये बात चल ही रही थी कि ध्रुव को ऐसा लगा कि कोई उनकी ओर आ रहा है। इस आहट को सुनकर विदुर ने जल्दबाजी में कहा, मैं अंगूठी में वापस जा रहा हूं, तुम इस अंगूठी को पहन लेना और हां, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना, समझे। इतना कहते हुए विदुर ध्रुव की अंगूठी में जाकर गायब हो गए। ध्रुव को किसी के कदमों की आहट से इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में कोई ना कोई उसकी तरफ आ रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि यह कदमों की आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी बहन इरा की थी। ध्रुव को देखते ही इरा ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा, ध्रुव, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं यहां चली आई। ध्रुव ने अपनी नाराजगी को भुलाकर थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस वक्त यहीं पर मिल सकता हूं? इरा ने कहा, मैं जानती हूं ध्रुव कि तुम अपनी मां से कितना प्यार करते हो, इसलिए मुझे विश्वास था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। ध्रुव को इरा की आंखों में खुद के लिए प्यार नजर आ रहा था। अगले ही पल इरा ने ध्रुव से कहा, ध्रुव, चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इरा का अपने लिए ये लगाव देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल ध्रुव को अपनी परेशानी याद आई और उसने इरा से थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा, इरा, क्या तुम्हारे पास कुछ सोने के सिक्के रखे हुए हैं? ध्रुव के मुंह से ये बात सुनकर इरा को हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसे कभी भी पैसों की जरूरत नहीं पड़ी थी और पड़ती भी तो उसके पिता अरेंद्र हमेशा उसका ध्यान रखते थे। लेकिन आज अचानक ध्रुव को पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई, ये सवाल इरा के मन में चल रहा था। इरा ध्रुव से कुछ कहती उसके पहले ही ध्रुव ने कहा, मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहता, मेरी वजह से उन्हें पहले ही सबके सामने काफी शर्मिंदा होना पड़ा है। तब इरा ने ध्रुव को भरोसा दिलाते हुए कहा, क्या 1000 सोने के सिक्के काफी होंगे? ध्रुव ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये सिक्के तुम्हें जल्द ही लौटा दूं। शुक्रिया इरा इस मदद के लिए। ध्रुव की इस बात पर इरा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। इतना कहने के बाद इरा ने पूछा, क्या मैं जान सकती हूं कि तुम्हें इतने सोने के सिक्कों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या खरीदना चाहते हो तुम? क्या मैं भी तुम्हारे साथ बाजार घूमने चल सकती हूँ? ध्रुव इस बारे में इरा को ना ही साफ साफ मना कर सकता था और ना ही उसे ज्यादा कुछ बता सकता था, पर क्योंकि इरा उसकी मदद कर रही थी इसलिए ध्रुव ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, कल हम बाजार में साथ खरीदारी करने चलेंगे। इतना कहने के बाद दोनों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर वो दोनों शौर्य महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि कल बाजार में कोई मुसीबत उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अगली सुबह ध्रुव और इरा मैसोडोरिया शहर के बाजार में खरीदारी करने के लिए निकल गए। बाजार में कुछ ही देर घूमने के बाद ध्रुव को कुछ अजीब सा लगा। उसने गौर किया कि रोज के मुकाबले आज का बाजार कुछ अलग नजर आ रहा था। हालांकि उसे बाजार में शौर्य दल के सैनिक भी नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी नजर कुछ ऐसे लोगों पर गई जो किसी भी तरह से व्यापारी नहीं लग रहे थे। उन्हें देखकर ध्रुव को समझ आ गया कि यकीनन ये लोग जासूसी कर रहे हैं। तभी ध्रुव और इरा के कानों में एक आवाज पड़ी, अरे ध्रुव और इरा, आप दोनों यहाँ? इतना सुनते ही उन दोनों के पैर वहीं पर रुक गए। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो एक मुस्कुराता हुआ शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया। ये शख्स कपड़ों से शौर्य दल का ही लग रहा था। ध्रुव उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उस शख्स ने कहा, आप दोनों मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको पहचानता हूं। मुझे आपके पिता ने बाजार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। मेरा नाम सोरेन है।
उस शख्स के बारे में इतना जानने के बाद ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, ओह, बाजार को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सब कुछ संभाल रखा है। सोरेन ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, आप बताएं, बाजार में आप क्या खरीदारी करने आए हैं? मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको याद कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी भी चीज के लिए मेरी जरूरत पड़े तो सिर्फ एक सीटी बजा दीजिएगा, मैं या मेरे सैनिक हाजिर हो जाएंगे। सोरेन की इतनी बात पर ध्रुव और इरा दोनों मुस्कुराते हुए खरीदारी के लिए आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ देर बाद इरा को भी ऐसा लगा कि बाजार में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी ध्रुव की अंगूठी में से विदुर उससे बात करने लगा। विदुर की आवाज ध्रुव के अलावा कोई और नहीं सुन सकता था। विदुर ने ध्रुव को सचेत करते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, यहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। फिलहाल तुम्हें एक बात का सबसे खास ध्यान रखना है, और वो ये है कि तुम जो भी सामान खरीदो वो किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। विदुर के इतना कहने के बाद ध्रुव ने जड़ी बूटियों का सारा सामान इरा के हाथों में थमाते हुए कहा, भले ही तुम मेरी बहन नहीं हो, और सच बताऊं तो मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कहां से आई हो या फिर तुम्हारी हकीकत क्या है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ध्रुव के इतना कहते ही इरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने प्यार से ध्रुव को गले लगा लिया। तभी विदुर ने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हो। इस बीच अचानक ध्रुव की नजर फिर उन लोगों पर गई जो उसे थोड़े अजीब लग रहे थे। उसने इरा से कहा, इरा, तुम ये सामान लेकर यहां से निकलो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें बाजार के बाहर मिलूंगा। तब तक मैं ये पता लगाकर आता हूं कि ये लोग कौन हैं और किसकी जासूसी कर रहे हैं। इरा ध्रुव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के दबाव बनाने पर इरा एक दूसरे रास्ते से बाजार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव उन जासूसों की सच्चाई जानने के लिए दोबारा बाजार की तंग गलियों में जाने लगा। इरा अभी आगे बढ़ी ही थी कि कोई उसका रास्ता रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। इरा ने जैसे ही अपनी नजरें उठाई तो देखा कि उसके सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़े होकर मुस्कुरा रहा था। उसकी गर्दन पर कंकाल का एक टैटू बना हुआ था। वो कंकाल के टैटू वाला लड़का कुछ कहता उससे पहले ही इरा ने सीधे और सपाट लहजे में कहा, देखो मैकी, मैं जानती हूं कि तुम आमिश दल के लीडर के बेटे हो, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने से हट जाओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। इरा की इस बात पर मैकी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है इरा, तुम करो ना अपना काम। जब तक तुम बाजार में अपना काम खत्म करोगी तब तक मुझे तुमसे बात करने का थोड़ा मौका भी मिल जाएगा। इरा ने अपने उसी तेवर को बरकरार रखते हुए कहा, मैकी, मुझे तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बेहतर होगा कि तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। इरा के इस तरह के बर्ताव पर मैकी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। फिर भी उसने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखा और अपनी जैकेट से एक ब्रेसलेट निकालकर इरा को दिखाते हुए कहा, यह खूबसूरत ब्रेसलेट देख रही हो इरा, मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है। फिलहाल तुम इसे रख लो, हम किसी और दिन साथ बाजार घूम लेंगे। इरा मैकी को मना करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर ब्रेसलेट में लगे हुए एक मेटल पर गई। यह मेटल ध्रुव की शक्ति बढ़ाने में काम आ सकता था। इस मेटल को देखकर इरा का मन बदलने लगा और उसने मन ही मन सोचा, मैं ये ब्रेसलेट रख लेती हूँ, इसमें लगे मेटल को निकालकर ध्रुव को दे दूंगी और इस ब्रेसलेट को फेंक दूंगी। मन ही मन ये सोचते हुए इरा ब्रेसलेट की तरफ देख रही थी, जिसे देखकर मैकी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। इरा को किसी सोच में डूबा देखकर मैकी ने कहा, इरा, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। शौर्य दल और आमिश दल दोनों ही मेसोडोरिया शहर के सबसे अच्छे दलों में से हैं। हम लोगों में इस तरह के तोहफे देना एक आम बात है। इरा का ध्यान मैकी की बातों पर नहीं बल्कि ब्रेसलेट में लगे मेटल पर था। उसने जैसे ही ब्रेसलेट को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किसी ने उसका हाथ वहीं पर रोक दिया। इरा ने उस तरफ देखा तो वो ध्रुव था। ध्रुव ने इरा से नाराजगी के साथ कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये किस तरह का इंसान है? इरा से इतना कहने के बाद ध्रुव ने मैकी की तरफ देखा और कहा, मैकी, तुम इस ब्रेसलेट को अपने पास ही रखो, इरा को इसकी कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव के बीच में आ जाने से मैकी का गुस्सा
7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इरा भी वहां पर मौजूद थी। इसलिए मैकी ने अपने चेहरे पर मुस्कान को बनाए रखा। उसने कहा, मैं तो इरा को तोहफे में सिर्फ ये ब्रेसलेट देना चाहता हूं, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ध्रुव मैकी को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी वजह यह थी कि शौर्य दल और आमिश दल के आपस में रिश्ते ठीक नहीं थे। ध्रुव ने बेबाकी से उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी लड़कियों के साथ किस तरह के रिश्ते होते हैं ये पूरा मैसेडोनिया शहर जानता है मैकी। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना ये घटिया तरीका किसी और लड़की पर आजमाओ। इतना कहने के बाद ध्रुव ने अपना एक कदम मैकी की ओर बढ़ाया और उसके ठीक सामने तन कर खड़े होते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी सेहत के लिए यही बेहतर होगा कि तुम इरा से हमेशा दूर रहो, समझे? अब मैकी का सब्र टूट रहा था। उसे इस तरह से गुस्से में देखकर आमिश दल के कुछ सैनिकों ने ध्रुव और इरा को चारों तरफ से घेर लिया। उनकी इस हरकत को देखने के बाद ध्रुव ने हंसते हुए मैकी की ओर देखा और पूरे भरोसे के साथ एक सीटी मारी। ध्रुव की सीटी की आवाज के साथ ही 15 से 20 शौर्य दल के सैनिकों ने वहां आकर आमिश दल के सैनिकों को घेर लिया। अब पूरे बाजार का ध्यान सिर्फ उन लोगों पर था। यह देखकर मैकी को समझ आ गया था कि वो अब पूरी तरह से घिर चुका है। इसलिए उसने कहा, मर्द हो तो अपने सैनिकों का सहारा छोड़कर खुद मेरा मुकाबला करने के लिए मैदान में आओ। ध्रुव ने उसकी इस बात का साफ साफ जवाब देते हुए कहा, तो तुम मुझसे यहां पर मुकाबला करना चाहते हो, और तुम्हारे हिसाब से अगर मैं मर्द हूं तो मैं तुमसे मुकाबला करूं? हाँ, अगर मर्द हो तो अकेले मेरा मुकाबला करो। मैकी की इस बात पर ध्रुव ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या है? ध्रुव के इस सवाल का मैकी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब ध्रुव ने कहा, मैकी, तुम 23 साल के हो और मैं 15, यानी मैं तुमसे उम्र में काफी छोटा हूं। तो क्या तुम सच में मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? ध्रुव के इतना कहते ही वहां मौजूद भीड़ का ध्यान उन दोनों पर चला गया। ध्रुव का इस तरह का बर्ताव देखकर मैकी को थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी ध्रुव ने वहां मौजूद भीड़ का ध्यान अपनी ओर खींचकर मैकी पर हंसते हुए कहा, देखो देखो, सभी देखो जरा, आमिश दल के लीडर का बेटा मैकी मुझसे एक बच्चे से लड़ना चाहता है, और मैंने तो अभी तक यूथ सेरेमनी में भी हिस्सा नहीं लिया है। मुझ जैसे को हराकर आमिश दल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता है। ध्रुव की इस बात पर बाजार की भीड़ ठहाकों के साथ मैकी पर हंसने लगी। अपने आप पर इतने लोगों को हंसता हुआ देखकर मैकी थोड़ा सा हड़बड़ा गया। अब उसे भी ये बात समझ आ गई थी कि ध्रुव अपनी कम उम्र का फायदा उठाकर सबके सामने उसका मजाक बना रहा था। तभी उसने ध्रुव के पास आते हुए कहा, इस बार तेरी किस्मत अच्छी थी जो तू बच गया, लेकिन मैं बहुत जल्द तेरे लिए भी एक तोहफा लाऊंगा, और वो तोहफा बहुत दर्दनाक होगा। इतना कहते हुए मैकी मुस्कुराकर अपने सैनिकों के साथ वहां से गुस्से में जाने लगा। वो आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसने तुरंत पलटकर ध्रुव की तरफ देखा और सवाल किया, अरे हाँ, मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया। मैंने सुना है कि जयान परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, क्या ये बात सच है? ये कहते ही मैकी ध्रुव पर हंसने लगा और फिर दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, सच कहूं तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम एक शून्य हो जिसकी जोड़ी शायद लारा के साथ कभी नहीं जमती। मैकी ने लारा की बात को बीच में लाकर एक बार फिर से ध्रुव के जख्मों को कुरेद दिया था। ध्रुव गुस्से में कुछ कर बैठता, इससे पहले ही अंगूठी में से विदुर ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और मैकी उस पर हंसते हुए वहां से चला गया। लेकिन अब ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तभी इरा ने उसे रोका और समझाते हुए कहा, जाने दो उसे ध्रुव, मैकी एक पागल कुत्ते की तरह है, उसे भौंकने की आदत है। इरा की बातों को मानकर ध्रुव ने अपने आप को संभाला और खुद से कहा, आमिश दल के लोगों का हमारे इस बाजार में घूमना सही नहीं है, इनके बारे में जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ध्रुव के गुस्से को शांत करने के लिए इरा ने कहा, क्या हमें कुछ और सामान भी खरीदना है या फिर हम घर चलें? नहीं, अभी हमें कुछ और सामान भी लेना है। ठीक है, तो चलो हम जल्दी यहां से चलते हैं। फिर थोड़ी ही देर में एक दुकान पर ध्रुव को एक चमकदार काला पत्थर दिखा, जिसे देखकर ध्रुव के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि अंगूठी में से विदुर ने ध्रुव को वो काला पत्थर खरीदने का इशारा किया था।
ध्रुव ने उस पत्थर को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। जब इरा ने यह देखा तो उसने ध्रुव से पूछा, क्या तुम इस चमकदार पत्थर के बारे में कुछ जानते हो? ध्रुव अभी भी गौर से उस चमकदार पत्थर को देख रहा था। उसने इरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। तो क्या हम ये खरीदने वाले हैं? हाँ, हम ये खरीदने वाले हैं। ओफो ध्रुव, जब तुम इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो तो फिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो? पता नहीं, बस मेरा मन कह रहा है कि मुझे ये खरीदना चाहिए। उस चमकदार पत्थर को गौर से देखते हुए ध्रुव ने मन ही मन कहा, अब होगी मेरी असली ट्रेनिंग शुरू।